100 बार मुश्किलें आ जाएँ, 100 बार मुश्किलें आ जाएँ, जो मान लिया वो मान लिया। 100 बार मुश्किलें आ जाएँ, जो मान लिया वो मान लिया। लाख रुकावट आ जाएँ, जो ठान लिया वो ठान लिया। अपने इसी प्रण के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरी है और इस बार अमित शाह ने हुंकार भरी है सीएए के पक्ष में। जी हाँ, यानी नागरिकता संशोधन कानून सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में अमित शाह ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून को कानून बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है और ये जो साल 2019 में हमने जिस तरीके से लागू किया था वो लागू था और लागू रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में दहाड़ते हुए अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में एक बार फिर बता दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं किया जाएगा और कुल मिलाकर के नागरिकता संशोधन कानून हर हाल में लागू है और लागू रहेगा। तो जी हाँ साथियों, अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और आगामी लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र वो लगातार जो है वो वहाँ पर मतलब जो पश्चिम बंगाल की सरजमीन है वहाँ पर लगातार वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक अपने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हम अपने मुद्दे पर बिल्कुल कायम हैं और हम उसे लागू करा कर रहेंगे। उन्होंने इस दौरान जो है गायों के मुद्दे से लेकर के गौ तस्करी के मुद्दे से लेकर के अवैध घुसपैठ और ये जो सीएए की भी बात की। उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा कि हम चाहे गौ तस्करी हो कि को रोकना हो या अवैध घुसपैठ को रोकना हो या फिर सीएए को लागू कराना हो, हम अपने मिशन में कामयाब होकर रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है इस बार की जो सीटें हैं यानी कि जो वहाँ पर विधानसभा की जो लोकसभा की जो सीटें हैं, पिछली बार हमने 18 सीटों पर विजय हासिल की थी और इस बार हम 35 सीटों पर जीत करके रहेंगे। और इस तरीके से अमित शाह लगातार अपने जो उनके जो तमाम समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें लगातार एक जीत का एक उत्साह भर रहे हैं और लगातार उनसे अगले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने को लेकर कह रहे हैं। तो भारतीय केंद्रीय टीम जो इस भारतीय जनता पार्टी की जो कोर टीम है वो लगातार यानी कि जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जहां लीड नेतृत्व में हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अभी से प्रयासरत हो गए हैं। और वो लगातार जो है अपने भाषणों से अपने जो है तमाम अपने कार्यकर्ता सम्मेलनों से कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह और जोश भर रहे हैं और उनके वो सभी बातें कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा फायदा होने वाला हो। तो इस वजह से कहीं चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो अवैध घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो जो है वो गायों की तस्करी रोकने का मुद्दा हो, इन सभी संवेदनात्मक मुद्दों पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम लगातार हमला बोल रही है और वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश में है और लगातार इस को ध्यान में रखते हुए वो अपने सभी चुनावों में अपनी तमाम कार्यकर्ता सम्मेलनों में इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं और इससे जो है देश के लोगों को निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा कि इस वक्त जो है यहाँ पर कहीं न कहीं लगातार वो चीज़ें बढ़ गई हैं। मतलब यहाँ पर अवैध घुसपैठ बढ़ी हुई है, गौ तस्करी बढ़ी हुई है और समाज के अंदर एक आपसी जो घुटन की भावना है, नफ़रत की भावना है, उसको बढ़ावा मिला हुआ है। बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरीके की उन्होंने बहुत सारी बातें की। पश्चिम बंगाल विकास में पिछड़ रहा है, यहाँ पर विकास के कार्यों के साथ केंद्र से आए हुए धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से अमित शाह ने उन तमाम यानी कि यूँ कहें तमाम जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं या तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है जो वहाँ पर मुख्य लीड में है, इस वक्त सरकार में है, उसको लेकर के उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरफ ध्यान दे रही हैं और वो उन्हें जो है जनता के मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अमित शाह फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ अभी से चाहे वो पश्चिम बंगाल के जो भी बड़े बड़े मतलब जो कोर लीडर्स हैं उनको लेकर के लगातार अपनी मंत्रणा उन्होंने शुरू कर दी है और अभी से उन्होंने बिगुल फूंक दिया है कि आगामी लोकसभा में हमें 35 से ज़्यादा सीटें जीतना है। आपको बताता चलूँ सीएए यानी कि जो ये कानून है नागरिकता संशोधन एक्ट है तो इसमें कहीं न कहीं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो, तो इसमें कहीं न कहीं अमित शाह ने इसको लेकर के साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगभग 4 साल या 5 साल के बाद उन्होंने साल 2019 में इसे लेकर के कानून पारित किया था और वो कानून सीएए एनआरसी के नाम से जाना गया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सीएए यानी कि जो नागरिकता संशोधन कानून है उसमें 2014 से पहले आए हुए सभी
जो वो हैं तमाम तमाम मतलब जो दूसरे देशों के अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो भारत हो मतलब चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो इन देशों के जो तमाम अल्पसंख्यक हैं, उसमें सिख हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, इन सभी को जो है भारत आने की जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी, हालाँकि ये कानून संसद से पारित हो गया था, लेकिन उसे जो है अमली जामा जो है उस तरीके से नहीं पहनाया जा सका, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपने रैलियों में जिस तरीके से जितना खुल करके बोलती रही है। तो क्योंकि इसके पीछे का कारण ये रहा, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था तो वो था पार्टियों के बीच में आपसी मतभेद। उसमें कहीं न कहीं लेकर के जो हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज है, यानी कि गैर मुस्लिम मतलब गैर हिंदू समाज, या यूँ कहें सीधे-सीधे कहें मुस्लिम समाज है, तो उसकी प्राथमिकता न होने की वजह से कहीं न कहीं इस कानून में आपसी मतभेद की भावना पैदा हुई थी। और इसको लेकर के कहीं न कहीं इसको लेकर के इस देश के विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन किया था। तमाम इसमें फसाद वगैरह भी हो गया था। उस तरीके की घटनाएँ ऐसी हुई थी जिसमें कहीं न कहीं जो है तमाम जान-माल की हानि भी हुई थी। तो कुल मिलाकर के इस एक्ट के बाद में मतलब बनने के बाद में जो तमाम ऐसे लोग हैं जो 2014 से पहले भारत आए हुए हैं, उनको सीधे तौर पर नागरिकता देने के लिए की बात की गई थी। और उनको मतलब जो है इस एक्ट के बाद नागरिकता देने की बात कही गई थी, और सरकार ने ऐसे लोगों को ढूँढ-ढूँढ कर नागरिकता देने का प्रयास किया जो लोग 2014 से पहले भारत आए हुए थे। लेकिन इसका विरोध होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें कहीं न कहीं एक डर छिपा हुआ था। डर था मुस्लिम भाइयों के मन में कि कहीं ऐसा ना हो, सरकार जो है वो इसके माध्यम से जो एनआरसी लाना चाहती थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें वो जो एनआरसी लाने वाली है उसमें ऐसा हो जाए कि रजिस्टर में किसी मुस्लिम भाई का नाम ना आए। क्योंकि जो गैर मुस्लिम लोग होंगे, यानी कि वो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, उनके पास तो सीएए के माध्यम से देश में रहने का अधिकार उन्हें मिल जाएगा, क्योंकि भारत सरकार उन्हें मान्यता दे रही है। लेकिन अगर मुस्लिम समाज इस एनआरसी से बाहर होती है, इस रजिस्टर से बाहर होता है, तो उसके पास फिर कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा जिसकी वजह से वो तमाम मतलब वो जो लोग हैं जो इस लिस्ट से बाहर हो जाएँगे, उन्हें ऐसा मौका मिल सके कि वो फिर से जो है इस देश के नागरिक माने जा सकें। तो मतलब इस तरीके की जो चीज़ें थीं वो उन्हें उनमें कहीं न कहीं उनको देख कर के मतभेद लग रहा था, और इसी डर की वजह से विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, और विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर के लगातार वो जो है उसने आंदोलन किया। तमाम इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। देश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है द जामा मस्जिद, वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ। अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग जगहों पर, चाहे वो यूपी के शहर हों, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के शहर हों, सभी जगह छुट-पुट जो विरोध प्रदर्शन से वो देखने को मिले हुए थे। और इसके बाद से लगातार ये मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया था। फिलहाल एक बार फिर से अमित शाह ने इस मुद्दे को उठा करके पश्चिम बंगाल में कहीं न कहीं इस पूरे मामले को हवा दे दी है, और अब फिलहाल देखते हैं कि इस पर राजनीति अपना क्या रुख दिखाती है। विपक्ष से फिर से एक बार, क्योंकि चुनाव का मौका है, अब 2-3 महीने और बचे हैं चुनाव में, तो विपक्ष से इस मौके को उठाने की कोशिश करता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसी उस मुद्दे को उठा करके लामबंद होने की कोशिश करती है अपने वोट बैंक, अपने वोटर्स को। इस मुद्दे का रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल फिलहाल जो है पूरे मामले को लेकर के कहीं न कहीं जो है अमित शाह ने एक बार पुनः जो है जो अपनी अपनी जो पॉलिसी है, अपना जो स्टैंड है उसे क्लियर कर दिया है। अब हालाँकि सरकार के जो भी फैसले होते हैं विपक्ष उसमें कहीं न कहीं विपक्ष का, क्योंकि अ, होता ही है, विपक्ष का रोल ही यही होता है कि उसका विरोध करना, उसमें कमी निकाल करके उसका विरोध करना। लेकिन अब एक बार फिर से जब ये मामला चुनाव का वक़्त है, तो इस मामले को कितना उठाया जाता है। उधर राम मंदिर का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने ही वाले हैं। तो फिलहाल बीजेपी जो है कितना इन सभी मुद्दों को लेकर के चाहे वो 370 का मसला रहा हो, चाहे वो 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो ये कॉमन अमेंडमेंट एक्ट यानी 3 सीएए का मामला हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के बीजेपी किस हद तक जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और कार्यकर्ता और तमाम ऐसे जो वोटर्स हैं वो कितना इस मामले पर जो है वो एकजुट होते हैं, ये भी वक्त बताएगा। हालाँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सीएए और एनआरसी पास हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने मतलब खुल कर के आकर के कहा था कि किसी भी भारत के किसी भी मुस्लिम भाई की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम ऐसा बिल्कुल अपने रहते नहीं होने देंगे, और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं पाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों के, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो पड़ोसी हमारा बांग्लादेश है, उन लोगों के लिए, उन हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों और जैन पारसियों के लिए है जो वहाँ पर सताए जा रहे हैं, जिनको वहाँ पर जो है अलग-अलग तरीके से टॉर्चर और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो
कुछ दिनों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद में और ऐसे तमाम इस तरीके की जो भारतीय जनता पार्टी के आश्वासनों के बाद में ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन CAA का मामला एक बार फिर से अमित शाह जी ने उठाया है। अब इसको लेकर के मुस्लिम समाज और जो विपक्ष की तमाम पार्टियां हैं उनका अपना क्या रुख रहता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और चुनाव चूँकि सर पर है, तो ऐसे में अलग-अलग राज्यों में जा कर के भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कमर में कस रही है। उन्हें लगातार जो है अगले चुनाव में किस रणनीति से उतरना है, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है आगे यात्रा करनी है और कैसे चुनाव में फतेह हासिल करनी है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है। उधर कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने भी जो है न्याय यात्रा, चूँकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में पार्टियां, जैसे मैंने कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो या फिर अन्य किसी भी राज्य की पार्टी हो, ये लगातार कहीं न कहीं अपने चुनावों को लेकर कमर कस रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। उनका कहना है कि उनकी जो ये यात्रा है मणिपुर से, जहाँ जो अभी दंगाग्रस्त क्षेत्र था, वहाँ से शुरू की जाएगी और वो इस यात्रा को मुंबई तक ले जाने वाले हैं। अलग-अलग राज्यों से यात्रा होकर के गुजरेगी। अलग-अलग यात्रों मतलब जो है राज्यों से इस यात्रा के पथ पर काम होगा और अपने विज़न को लेकर के राहुल गांधी अपने कितना सफल होते हैं या फिर अमित शाह अपने विज़न को लेकर के कितना सफल होते हैं, इसका फैसला तो जनता 2024 के चुनाव में कर देगी। हालाँकि ये बात ज़रूर रही कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, एक पैदल यात्रा निकाली, सद्भावना यात्रा निकाली थी, उसका तो कुछ खास परिणाम नहीं देखने को मिला, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई, तो ऐसे में कहीं न कहीं ऐसा दिखाई दिया है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी, वो कहीं न कहीं उसमें वो भटक गई और वो जो है अपने मूल मुद्दे को जनता तक पहुँचाने में कहीं न कहीं असफल हो गई और इसका भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वो जो है हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में एक तरफ़ा फ़तेह हासिल कर पाने में सफल हो गई। तो फिलहाल अलग-अलग पार्टियाँ अपनी-अपनी कमर कस रही हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया या जैसा कि आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से ये पता चल ही रहा होगा कि अब लोकसभा में चुनाव में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-3 महीने हैं, तो इसमें किसकी न्याय यात्रा सफल होती है और किसकी जो है राजनीतिक हुंकार सफल होती है, किसका जो है किसका जो है चुनावी बिगुल सफल होता है और किसका जो मतलब जो चुनावी दुंदुभी किसकी सफल होती है। सबके हाथ में अपने-अपने चुनावी अस्त्र हैं, चुनावी शस्त्र हैं और चुनावी तीर हैं। तो देखते हैं कौन जो है सफल होता है और कौन अगले चुनाव में मतलब कितनी बेहतर तैयारी के साथ उतरता है। ये तो वक्त बताएगा और सबसे बड़ा जो उत्तर है उसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो CAA कानून की बात हो रही थी, उसे लेकर के सरकार ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा था कि जैसे आसाम में जो NRC लागू हुआ था, या जो CAA NRC दोनों की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो जैसे NRC लागू हुआ था तो उसमें उन्होंने 1971 का क्राइटेरिया रखा था। क्यों 1971 का क्राइटेरिया रखने की वजह ये थी कि 1971 को ही जो है कि विशेष तारीख को बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो हम इस डेट को पूरा 72 मान लेते हैं। तो ऐसा या 71 भी मान लेते हैं, तो उन्होंने मतलब एक निश्चित तारीख बताई थी, शायद 15 अगस्त वो डेट थी। तो ऐसे में मतलब ये है कि अगर उसके पहले लोग जो है, अगर वो मतलब जब बांग्लादेश जैसे बना हुआ था, तो अगर उसकी मध्य रात्रि के पहले मतलब जो लोग उसके बाद जो लोग यहाँ आए होंगे, तो उन्हें उनकी जाँच के लिए मतलब सरकार ने क्राइटेरिया रखा था। तो इसी तरीके से सरकार ने मतलब ये क्राइटेरिया रखा है कि जो 1987 से पहले के जो भी दस्तावेज़ आपके पास हैं, अगर आप वो दिखा देते हैं और वो इस देश के मतलब जो चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो खेती के कागज़ हों, चाहे वो पुराने अन्य डॉक्यूमेंट्स जो भी सरकार के क्राइटेरिया में आते हैं, तो वो चीज़ें, और जैसे कि वोटर लिस्ट में उनका पुरानी में नाम हो, तो अगर वो चीज़ दिखा देते हैं लोग, तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो इस तरीके के इसके का स्पष्टीकरण जो था वो सरकार ने अपने वक्तव्य में, अपने दावे में दिया हुआ था। लेकिन अब और इस चीज़ की जो घोषणा थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने वक्तव्य में की हुई थी। लेकिन फिलहाल जनता को इस पूरे मामले को लेकर समझा पाना, जो लोग नाराज़ चल रहे हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उन्हें जो जिस तरीके से मतलब वो जो है भय का एक उन्होंने माहौल बनाया था, तो इस चीज़ को लेकर के आम जनता को समझा पाना ये भी मुश्किल ही होता है। और इसे अगर आप जनता के बीच में लेकर जाते हैं और वो बात अपनी समझा ले जाते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उन लोगों के लिए मतलब है जो
जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अगर आप अपने कागज़ वगैरह मतलब जो सी एनआरसी वगैरह है, बाहर से उन लोगों को किया जाएगा जो घुसपैठिए हैं। तो हमारे देश का चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मतलब कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो कोई भी हो, अगर वो चीज़ वो यहाँ पे वो यहाँ के रहने वाले हैं और वो सारे कागज़ अपने पहले दिखा देते हैं, वोटिंग लिस्ट में नाम दिखाते हैं, पासपोर्ट, वीज़ा या वगैरह कुछ दिखाते हैं, जिसमें इससे प्रमाणित हो जाता हो कि वो भारत के नागरिक हैं, तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। तो ऐसी मतलब बात सरकार ने कही थी, लेकिन उसके बाद में विरोध प्रदर्शन का इतना तेज़ हो गया कि एक तरीके से कानपुर वगैरह में तो दंगे फसाद तक हो गए। तो ऐसे मसले में जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों में जनता को समझाना, उन तक अपनी बात अगर पहुँचाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं भावनात्मक मुद्दा है। एक तरह से भाई लोगों के अंदर एक डर पैदा हुआ था कि अगर कहीं बाहर हो गए हम तो फिर किस तरीके के कागज़ जमा करेंगे, दूसरी कम्युनिटी है वो तो आ जाएगी। तो सीएए तो लोगों की समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, लेकिन सीएए के साथ जो एनआरसी था उसमें कहीं न कहीं लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था, एक लोगों के अंदर एक जो तमाम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके अंदर था कि अगर बाहर हो गए तब क्या होगा? तो इस चीज़ को हमारे जो देश के मुस्लिम भाई हैं, हमारे देश के जो हमारे मुस्लिम समाज के हमारे जो भाई बंधु हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए अगर हम मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी समझा ले जाती, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आसानी से मतलब जो सीएए एनआरसी लागू हो सकती थी। और हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं तो उनको ये हो जाता कि नहीं, हम यहाँ के नागरिक हैं, तो हमसे कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए था जो बाहर से आए हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो छुप-छुपा के आकर के देश के अंदर रह रहे हैं और वो मतलब अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं और इसमें बदनाम हो जाते हैं भारत के लोग। तो इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो खुद देखे हैं, जिसमें मतलब मुस्लिम समाज के मुस्लिम भाई ही कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी लोग जो हैं ये आकर के बांग्लादेशी हमारी कम्युनिटी के लोग आके यहाँ के लोगों का रोज़गार ख़त्म किए दे रहे हैं। क्योंकि भाई स्वाभाविक बात है, अगर पहले मान लो कि कोई आदमी पेंटिंग का काम करता है और 4 लोग दूसरे देश से चुपचाप आ जाएँ और उसी बीच में अब पता चला हमारे ऑलरेडी 5 लोगों की जगह 5 लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं, 5 लोग और आ जाएँ तो कॉम्पिटिशन तो हमारा ही बढ़ेगा ना। तो स्वाभाविक बात है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मतलब कहीं न कहीं सरकार को अगर अपना ये मत जो है वो सर्व समाज में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इस स्थिति को जो है सर्व समाज में कहीं न कहीं एकदम क्लियर हो जाना चाहिए और उसके बाद में इसका रास्ता आसानी से साफ़ हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के साथियों रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।